एस्टेब्लिश्ड हो। आप लोग देखे हो कि बच्चा का रोना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं उस टाइम भी जब बच्चे का डिलीवरी के बारे में बता रही थी तभी भी कुछ कुछ पॉइंट्स बताई थी कि बच्चे का रोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो कहते हैं क्यों रोना इंपॉर्टेंट होता है, इससे कहते हैं कि कार्डियो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब आपका बच्चे का हार्ट और लंग्स प्रॉपरली वर्क वर्क कर रहा है, उसका मेंटेनेंस प्रॉपरली हो रहा है। और इस मतलब शुरू शुरू में क्या होता है, बच्चा एकदम निकलता है। निकलने के बाद संग संग कुछ बच्चे रोने लगते हैं। कुछ बच्चों को क्या होता है, जल्दी से निकालते ही वो सकर मशीन से, अभी मैं वो सब बात बताऊंगी, करके उसके बाद उनको थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे आप लोग देखे हो कि बच्चा पकड़ता है उल्टा लटका के, इस तरह से भी करते हैं। तो ठीक है। तो दोनों तरह से होता है। जो बच्चा खुद ही से रो दिया तो बहुत अच्छी बात है, उसको बेस्ट माना जाता है। और जो बच्चा निकालते ही नहीं रो रहा है लेकिन विद इन 1 मिनट, ये एस्टेब्लिशमेंट करना बहुत जरूरी होता है। बच्चे का खुद से रोना जरूरी है। अगर नहीं रो रहा है बच्चा तो फिर फटाफट हम लोग को रिसर्सिटेट करना पड़ता है बच्चे को। ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये सब चीजें अभी इतना बोलूंगी तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। उसके बाद है कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बच्चा एक माँ के यूट्रस में रहता है, वहाँ का टेम्परेचर और बाहर निकलने के बाद एक टेम्परेचर बिल्कुल अलग होता है। उसके बाद जब बच्चा डिलीवर हुआ तो डिलीवर होने के बाद उसके बॉडी में एमनियोटिक फ्लूइड, म्यूकस, ब्लड क्लॉट्स, ये सब लगे रहते हैं। फिर उनको क्लीन करना पड़ता है, नहलाना पड़ता है। तो अचानक से टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो टेम्परेचर चेंज होना भी अचानक से, तो वो दिक्कत वाली बात है। तो वो भी मेंटेनेंस करना जरूरी है। वो भी कैसे मेंटेन करेंगे वो हम लोग बताएंगे। नेक्स्ट हुआ अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हम लोग की वजह से ना हो। ठीक है। कि हॉस्पिटल में वो गंदगी में बच्चा पैदा होते ही उसको गंदे में रख दिए, गंदी टॉवल से पकड़ लिए, इस तरह से हाथ में ग्लव्स नहीं पहने हैं वैसे ही हाथ से छू दिए, इस तरह की काम नहीं करना है। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग रेजिमेंट। फीडिंग रेजिमेंट मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चे पैदा होने के बाद उसको खाना चाहिए, मतलब खाना मीन्स मिल्क चाहिए, खाना मतलब वो नहीं, मिल्क चाहिए। तो वो प्रॉपरली मदर का भी मिल्क सिक्रेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, और वो अच्छे से फीड करवा पा रही हैं कि नहीं, और बच्चा भी अच्छे से सक कर पा रहा है कि नहीं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उस पॉइंट में आ जाती है। उसके बाद लास्ट है अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्जेनिटल एनोमलीज और एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगर कॉन्जेनिटल एनोमलीज मतलब कुछ कुछ बच्चों को मतलब होता है ना, जेनेटिकल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो उसी टाइम जब डिलीवरी होता है तो गायनोकोलॉजिस्ट जैसे डिलीवर करते हैं बच्चे को, उसके साथ साथ एक ऑब्स्टेट्रिशियन भी रहते हैं, मतलब बच्चे का सॉरी पेडियाट्रिशियन भी रहते हैं। पेडियाट्रिशियन यही सब चीज़ें चेक करते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद कि उसका सब कुछ ठीक है कि नहीं। और वो लोग ये भी चेक करते हैं कि किसी भी तरह का जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है क्या, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन मदर से ऑलरेडी मदर को था, उससे अभी बच्चे को हो गया है, तो उसकी कोई साइन एंड सिम्टम्स है कि नहीं। तो उसको फिर चेक करना एज सुन एज पॉसिबल, उसके साथ ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स होते हैं। तो ये हो गया पूरा अर्ली न्यूनेटल केयर। मतलब अगर पूरा पैकेज बोले तो ये होता है। अब इसको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसमें सबसे पहले कि इमीडिएट केयर आफ्टर बर्थ, इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा पैदा होने के बाद संग संग आप क्या क्या करोगे, मतलब उस टाइम में क्या करोगे। ये तो हो गया अर्ली। अर्ली में मतलब पूरा ये पूरा टाइम बाउंडेड भी होता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, मदर तो अभी ओटी टेबल में हो, ऑपरेशन टेबल में ही है, संग संग आप थोड़ी ना बोलोगे कि लो अभी फीड करवाओ। ये फीडिंग वीडिंग वाला प्रोसेस माँ का अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गया है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद जितनी भी मैंने प्रोसीजर्स बताए थे वो हो जाने के बाद मदर टेबल पे आ गई, थोड़ा सा रेस्ट ले ली, तब हम लोग बच्चे को माँ के पास ले जाते हैं। या तो सीजर हुआ, सीजर होने के बाद फिर वो पूरा सीजर के बाद सुचरिंग होगा, सुचरिंग मतलब सिलाई वगैरह होगा, होने के बाद फिर मदर बेहोश रहती हैं, उनको फिर वहाँ से टेबल तक ले जाना, मैनेज करना कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसके बाद मदर को एक हल्का सा एक मतलब पूरा तो नहीं लेकिन हल्का सा एक क्या बोलो, मतलब थोड़ा नींद नींद में रहती है, मतलब पूरा कॉशियस नहीं रहती हैं। तो उस टाइम में फिर मदर को वो बच्चे को हैंडल करने के लिए उतना मतलब उनको होश रहना चाहिए। ठीक है।
तो उतना टाइम तक वो लोग रखते हैं, बच्चे को ऐसे नॉर्मली रखते हैं, बच्चे को थोड़ा पानी वानी दे देते हैं इस तरह से, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है। नहीं तो फिर मदर को जब होश आ जाता है तब बच्चे को ले जाते हैं। मतलब एकदम पैदा होते ही संग संग फीड करवाने के लिए माँ के पास नहीं ले जाए कि अब आप दूध पिला दीजिए, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि शुरू से लेके एंड तक आप क्या क्या कर सकते हो। और एकदम इमीडिएट केयर ऑफ न्यूनेट आफ्टर बर्थ, ये वाले में क्या क्या आता है। सबसे पहले जैसे आ गया क्लीनिंग ऑफ एयरवेज, मैंने बताया था क्लीनिंग ऑफ एयरवेज। दूसरा एबगर स्कोर एनालाइज। तीसरा केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, केयर ऑफ आईज, केयर ऑफ स्किन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। लास्ट ब्रेस्ट फीडिंग। एकदम ये सब नेक्स्ट 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 करके आता है। तो सबसे पहले क्लीनिंग ऑफ एयरवेज। क्लीनिंग ऑफ एयरवेज मतलब आप क्या समझ रहे हैं? मैं कुछ कुछ बताई थी आप लोगों को, किसी को याद है? जो बॉडी पे लिपिड्स हो उसको क्लीन करना, हेयर मोस्टली और आइज के पास रहता नहीं, वो सब तो आपका स्किन में आ जाएगा बेटा, वो सब आपके स्किन में आ जाएगा। केयर ऑफ एयरवेज, एयरवेज मतलब जो हम लोग की जो श्वास क्या बोलते हैं, श्वास नाली, जो जिससे हम लोग ब्रीदिंग है। होती यस है। मैम, शॉकिंग पाइप से हम हाँ, बोलते मतलब नोज से लेकर लंग्स तक का जो पूरा है पैसेज है हम लोगों का, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, वो एयरवेज मीन्स वो होता है। तो क्लीनिंग ऑफ एयरवेज क्या करोगे? किसी को थोड़ा सा याद हो तो? हैं। आप एक बोली थी पाइप के थ्रू लगाकर शॉकिंग किया जाता है। हाँ हाँ, उसी तरह का चीज, सही कह रहे हो आप। कि सकर मशीन होता है। पहले के जमाने में देखोगे आप, जो साइकिल रिक्शा होता था, या साइकिल रिक्शा तरह का हॉर्न होता था, ऐसे गोल बॉल की तरह होता था और हल्का यस सा, मैम, कौन हाँ से। हाँ, कोन शेप में होता था। तो उसको ऐसे ऐसे करके दबाने से बचता है, ठीक है। तो पहले जैसे था, पहले की बात कर रही हूँ, उसी तरह का एक शक्कर आता था, वो मतलब मैनुअल मैनुअल शक्कर होता था। तो वो रबड़ का वैसे ही, जस्ट आप लोग जैसे हॉर्न देख रहे हो रिक्शा में लगा रहता था, साइकिल रिक्शा में जस्ट वैसे ही होता था। तो बच्चे को लाने के बाद रिसर्सिटेट हो गया, मतलब बच्चे को कार्डियो, जो एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब बच्चा रो लिया, बच्चा ठीक है, उसका संग संग ले जाते हैं। ले जाके बच्चे को पहले, सबसे पहले उसकी बॉडी क्लीन करने के पहले भी, सबसे पहले उसको शक्कर से उसके नाक में, नाक के नॉस्ट्रिल में, मतलब राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मुंह मुंह पे अंदर शक्कर मशीन से ऐसे दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो क्या होता है ना, वो उसमें क्या होता है, एयर रहता है ना, जब दबाएंगे और छोड़ेंगे तो वो क्या होता है, अंदर से जो भी मटेरियल होता है वो खींच लेता है। तो ये मैनुअल शक्कर होता है, तो उससे करते थे। लेकिन ये पूरा डिपेंड करता है हमारे हाथों के ऊपर कि कौन कितना कर रहा है, कितना फोर्स में कर रहा है, कितना ज़रूरत है। और एक बार करने के बाद छोड़ेंगे, फिर दोबारा करेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी क्या हो गया, अभी मतलब काफ़ी पुराना ही हो गया है कि एक तरह का पाइप की तरह ऐसे आता है, मशीन का स्विच ऑन कर दीजिए आप, और ऐसे ऐसे डालोगे, सर 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 ऐसे करके ना एक मशीन खींच रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो नेबुलाइजर, नेबुलाइजर, नहीं, नेबुलाइजर। नेबुलाइजर नहीं, नहीं, नेबुलाइजर तो अलग चीज होता है बेटा। मतलब इस तरह का मान लो कि एक पाइप की तरह रहता है और वो उसके साथ कनेक्टेड है। उसमें स्विच ऑन कर दोगे तो वो हवा, जैसे हम लोग एक स्ट्रॉ को मुंह में डाल के अगर वैक्यूम क्लीनर खींचते मैम, हैं, लाइक। इस तरह का, जैसे हम लोग हवा खींचते हैं ना, उस तरह से वो भी उस तरह से शक्कर है, वो भी खींचता है। तो बच्चे के राइट नॉस्ट्रिल में, लेफ्ट नॉस्ट्रिल में, फिर मुंह पे ऐसे 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 करके हटा हटा के थोड़ा 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 करके कर लेते हैं। तो ये हो गया क्लीनिंग, क्योंकि ये बच्चा तो एम्नियोटिक फ्लूइड में रहता है ना, यूट्रस के अंदर एम्नियोटिक फ्लूइड में रहता है। तो बच्चे के नाक मुंह में फ्लूइड वगैरह लगा रहता है, अंदर चला जाता है, तो वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया क्लीनिंग। और ये क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग जेंटल सक्शन करना है, सक्शन करना है। ऐसा नहीं कि मैडम बोली थी हाँ कि पूरा जितना भी फ्लूइड हो ना रहे, किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, ऐसा नहीं, वो भी एक लिमिट में करना पड़ता है। तो जेंटल सक्शन मतलब वो होता है, ठीक है। तो म्यूकस और एम्नियोटिक फ्लूइड। उसके बाद बोल रहे हैं रिसर्सिटेशन, अगर ज़रूरी है, नेचुरल ब्रीदिंग अगर बच्चे का नहीं हो रहा है, बच्चा सांस नहीं ले रहा है, तो रिसर्सिटेट किया जाता है। रिसर्सिटेट मतलब मीन्स जैसे बच्चे को उल्टा पकड़ते हैं ऐसे लटका के, फिर उसके पीठ थपथपाते हैं,
फिर उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो फिर कुछ कुछ जैसे माउथ टू माउथ जो होता है, तो उस तरह से बच्चे के लिए भी अलग टेक्निक होती है। अब इतना तो अभी मैं तो 2006 या 7 में देखी हूँ, मतलब जब मैं डिलीवरी करवाई थी तब देखी थी। अब तो मेरा बिल्कुल भी मतलब ब्रांच ही चेंज हो गया है, तो मैं उस जगह से हट चुकी हूँ। अब फिलहाल क्या वो लोग यूज़ करते हैं ये देखने की मौका नहीं मिला मुझे। तो उस तरह से वो लोग करते हैं, पीडियाट्रिशियन ये पूरा हैंडल करते हैं, बच्चों का डॉक्टर पूरा हैंडल करता है। लेकिन ये जो है जो जो बच्चे का रोना, मतलब एयरवेज क्लीन होकर जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट 1 मिनट के अंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं होगा तो संग संग हम लोग 1 मिनट के अंदर नहीं होगा तो हम लोग को संग संग रिससिटेट करना पड़ता है। नॉर्मली अगर हो गया तो ठीक है 1 मिनट के अंदर, नहीं तो फिर हम लोग तरह तरह का टेक्निक यूज़ करते हैं। करने के बाद जैसे आप लोग देखे होंगे, अरे वो मूवी का नाम क्या है, एक थ्री थ्री इडियट्स। इडियट। हाँ, थ्री इडियट्स। उसमें दिखाया था ना, बच्चा नहीं रो रहा था, नहीं रो रहा था, तो फिर बाद में रोया, तो वो चीज़ होता है बहुत टाइम में, बच्चा ब्लू हो जाता है, तो वो चीज़ उसी को दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एब्गर स्कोर। एब्गर स्कोर, ये एब्गर स्कोर क्या है, एक तरह का स्कोरिंग किया जाता है। जैसे आप लोग कोई प्रोजेक्ट या किसी भी तरह का रिसर्च वर्क करे होंगे, तो जैसे कि उसमें कुछ पॉइंट्स होता है कि बहुत अच्छा, नहीं बिल्कुल नहीं, एब्सेंट, उससे थोड़ा सा अच्छा, और उससे और ज़्यादा अच्छा, टू, ऐसे करके इसको मार्क किया जाता है, स्कोर किया जाता है। तो इसमें जैसे स्कोरिंग किस 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 चीज़ का किया जाता है, बच्चे का हार्ट रेट, ठीक है, बच्चे के हार्ट रेट, जैसे बच्चे का हार्ट रेट है कि नहीं, अगर एब्सेंट रहा तो 0 लिखोगे, अगर स्लो रहा तो 1 नंबर हम लोग नंबरिंग करेंगे, स्कोरिंग करेंगे 1। अगर नॉर्मल रहा मतलब 100 से ज़्यादा रहा बच्चे का हार्ट बीट हम लोग के हार्ट बीट से ज़्यादा फास्ट होता है ना, तो 100 से ज़्यादा हुआ तो हम लोग उसको 2 स्कोरिंग करेंगे। उसी तरह से रेस्पिरेटरी इफेक्ट, एफर्ट, रेस्पिरेटरी एफर्ट मतलब सांस वास ठीक से ले रहे हैं कि नहीं, अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि नहीं, ब्रीदिंग नहीं हो रही है, तो हम लोग उसमें एब्सेंट या 0 लिख देंगे। अगर स्लो हुआ, रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब सांस चल रही है, और इरेगुलर, इरेगुलर मतलब एक बार सांस ले रहा है, मतलब जो हमारी सिस्टम में हम लोग सांस लेते हैं वो ना हो कि इरेगुलर ब्रीदिंग भी होता है कि ले रहा है फिर थोड़ा देर रुक रहा है फिर ले रहा है, ऐसे करके चलता है। तो इस तरह का अगर स्लो और इरेगुलर हुआ तो हम लोग उसको 1 देंगे। और नॉर्मल ब्रीदिंग हुआ, बच्चा अच्छे से रो रहा है, गुड क्राइंग, रोना ही मतलब मीन्स होता है कि एयरवे क्लीन हो गया है, ब्रीदिंग एस्टेब्लिश हो गया, तब उसमें हम लोग 2 देते हैं। उसी तरह से मसल टोन, बच्चे का मसल टोन मतलब मसल में किसी भी तरह की टोनिंग है कि नहीं, जैसे मैं अभी हाथ ऐसे की हूँ, मेरा मसल अभी ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो मेरा मसल टोन प्रॉपर है, इसीलिए मैं कर पा रही हूँ। जैसे बहुत बूढ़े हो जाते हैं या जो बेड रिडन होते हैं, जिनके जो कई कई तरह के बीमार हो जाते हैं, उनकी मसल टोनिसिटी ही खत्म हो जाती है, इसीलिए ना वो हाथ जॉइंट को मूव कर पाते हैं, ना फ्लेक्शन कर पाते हैं, ना एक्सटेंशन, इस तरह से फ्लेक्शन या एक्सटेंशन नहीं कर पाते हैं। तो बच्चे का भी वो चीज़ देखना है कि बच्चे का ऐसे हाथ करके हम लोग देखते हैं, बच्चा खुद ही तो एक सिकुड़ने लगता है ना, करने लगता है, वो समझ में आता है। तो अगर बच्चा का जो मसल टोन है बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ना के बराबर है, तो हम लोग 0 लगाते हैं। अगर माइल्ड फ्लेक्शन है मतलब हल्का हल्का बच्चा हाथ मोड़ रहा है, हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ रहा है, तो फिर कम मोड़ रहा है लेकिन मोड़ रहा है, तो हो गया 1 दे देंगे। और अगर मूवमेंट अच्छे से कर रहा है, बच्चा रो रहा है, हाथ पैर ऐसे पटक रहा है, जिसको पटकना बोलते हैं, उस तरह से कर रहा है, तो हम लोग उसमें 2 देते हैं। उसके बाद हो गया कि कलर, कलर होता है, बच्चे का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे के कलर में अगर बच्चा बिल्कुल ब्लू और या पेल, पेल मीन्स एक होता है पीला। गोरापन होता है, पेल, PALE, पेल बोलते हैं। तो एक होता है बच्चा गोरा होता है, बच्चा गोरा या गोरी होती है, ठीक है, लेकिन एक पेल होना अलग होता है, जैसे एनीमिया, मैंने कहा था ना एनीमिया, एनीमिया मतलब शरीर में खून की कमी। तो देखोगे जैसे जो फीमेल्स, मैं फीमेल को ही बोल रही हूँ, बॉयज़ भी गोरे होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में फीमेल ही ज़्यादा गोरी होती हैं। तो देखोगे जो एक गोरी होना अलग चीज़ होता है और एक एनीमिक अलग होती है, उसमें भी आपको गोरापन दिखेगा लेकिन अजीब सा उसमें लगेगा ना कि
कुछ तो कमी है, वो कैसे मैं बताऊं, वो कैसे बोला जाता है, आ, कैसे फेडेड शाइनिंग कह कलर, सकते हैं, शाइनिंग नहीं होती है जब ब्लड की कमी होती है तो। फेडेड कलर। हाँ मतलब एक फेडेड सा रहता है, वो आपको दूर से लगेगा कि ये गोरापन नहीं है, ये अलग से वो एकदम डल सा, मतलब वो लगता है कि फेडेड, हाँ जैसे आप बोल सकते हो फेडेड, इस तरह से होता है। तो बच्चा या तो वैसे फेडेड दिखेगा या तो ब्लू दिखता है, तो वो उसको हम लोग 0 देते हैं। अगर बच्चा पिंक दिख रहा है लेकिन उसके हाथ पैर ब्लू है, पिंक है बॉडी और हाथ पैर ब्लू है, तो उसमें हम लोग 1 देते हैं। और अगर बच्चा टोटली पिंक है, मतलब जैसे सुंदर सा प्यारा सा पिंक पिंक सा दिख रहा है, तो उसको 2 देंगे। इस तरह से रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स भी होता है कि अगर बच्चा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 0, अगर बच्चा अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसमें हो जाएगा, जैसे रो रहा है अच्छे से तो उसमें हम लोग 2 देंगे। या हल्का फुल्का अगर कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है हल्का हल्का, कभी दे रहा नहीं दे रहा है, तो इस तरह से एक चार्ट है, मैं फोटो अभी भेज दूंगी। इस बुक में कुछ गलतियाँ थी, तो मैं जब बहुत छोटी थी, मतलब जिस बुक को पढ़ना स्टार्ट की थी, तो मैं अपने हाथ से करेक्शन की थी, तो वो करेक्शन सही है, वही करेक्शन के साथ आप लोग को दूंगी। आप लोग ये मत समझिएगा कि मैडम ने अलग से कुछ लिखा है, क्योंकि ये ठीक से वो प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गया था। तो ये हो गया एबगर्स कोर्स होता है, इससे हम लोग स्कोरिंग करते हैं। टोटल स्कोरिंग होता है 10, ठीक है। अगर 0 to 3 स्कोरिंग में, मतलब ये सब चीज़ें हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, मसल टोन, रिस्पॉन्स, रिफ्लेक्स, कलर, ये सब करने के बाद अगर हम लोग स्कोर देखते हैं कि कितना आया, किसमें कौन कितना स्कोर आया। अगर 0 to 3 के अंदर आया तो सीवियर डिप्रेशन, मतलब बच्चे की कंडीशन सही नहीं है। और अगर 4 to 6 आया तो हो गया माइल्ड डिप्रेशन, मतलब ठीक है बच्चा लेकिन रिस्क में है। और अगर अबव 7 to 10 हुआ तो मतलब बच्चा 7 to 10 के अंदर हुआ तो फिर बच्चा अच्छा है, उसके एबगस स्कोर अच्छी है, ऐसे देखा जाता है। उसके बाद हो गया नेक्स्ट, केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर बोली थी, नाड़ी के साथ बच्चा और माँ एक साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन, जब जेस्टेशनल पीरियड में बच्चा रहता है तो उस तरह से माँ का जो भी खाती है वो चीज़ उसके बच्चे में जाता है, न्यूट्रिशन वगैरह। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा निकलता है, तो मैं बोली थी एक प्लेसेंटा रहता है जो फूल बोलते हैं, उसी में ऐसे करके बच्चा ऐसे दीवार पे प्लेसेंटा, ऐसे कोई भी यूट्रस के कहीं भी वॉल पे ऐसे प्लेसेंटा इस तरह से लगा रहता है, और उससे एक नाली लगा रहता है, वो बच्चे के पेट में रहता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग डिलीवर करते हैं तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये अगर कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ से एक क्लैम्प, यहाँ से एक क्लैम्प, और बीच से दोनों तरफ से ऐसे दबा देने के बाद बीच से कट करना पड़ता है। कट कब करेंगे वो भी बात मैंने बताया था कि 2 तरफ हम लोग क्लैम्प करने के बाद, इस तरह से क्लैम्प करने के बाद देखेंगे कि जो बीच का पोर्शन जहाँ हम लोग काट रहे हैं वहाँ पल्सेशन है कि नहीं। एक मूवमेंट होता है ना, फ्लो होता है तो मूवमेंट होता है, तो वो पल्सेशन जब स्टॉप होता है, वो क्लैम्प करने के बाद थोड़ी ही देर में वो स्टॉप हो जाता है, कुछ ही सेकेंड में, तो उसको पल्सेशन का स्टॉप होने तक इंतज़ार किया जाता है। उसके बाद उस क्लैम्प के बीच से कट किया जाता है। कट करने के बाद फिर इस तरह से मोड़ के दे दिया जाता है। पहले तो जब हम लोग नर्स को देते हैं तो वो क्लैम्प, जो कैंची की तरह क्लैम्प होता है वही लगा हुआ ऐसे करके दे देते हैं, नर्स अच्छे से ऐसे करके पकड़ लेती है। बाद में उस जगह को, उसके पहले जैसे यहाँ पर क्लैम्प किया हुआ है, यहाँ पर एक प्लास्टिक का भी आता है क्लैम्प, छोटा सा आता है कि ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि कैंची लगा रहेगा बच्चे के शरीर में किसी भी तरह की इंजरी हो सकता है, तो वो प्लास्टिक वाला लगा देते हैं। लगा के फिर वो जो क्लीनिंग हुई वो 5 से 8 दिन के अंदर वो फिर धीरे धीरे नेक्रोज होकर मतलब वहाँ तो सप्लाई बंद हो गया ना, कोई भी जगह में अगर सप्लाई बंद हो जाता है तो वो सड़ के फिर वो खराब हो जाता है, तो वो भी सड़ के वो धीरे से खुद ही धड़कन निकल जाता है। सॉरी, ये हो गया केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद केयर ऑफ आईज, जैसे आप पहले कोई आंसर कर रहे थे एयरवेज में, तभी आइज वगैरह क्लीनिंग के बारे में बोले थे, तो अब आ रहा है कि आइज क्लीनिंग। तो आइज क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा फ्लूइड में रहता है, उसमें म्यूकस, एम्निटी फ्लूइड, ब्लड क्लॉट सब कुछ भी लग सकता है, तो उसको आई को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई को क्लीनिंग कैसे करेंगे, कोई भी कॉटन उठाएंगे अच्छे से क्लीन कर देंगे, नहीं, स्टेराइल कॉटन, स्टेरलाइज्ड जो कॉटन होता है,
आपका हाथ भी क्लीन होना चाहिए, ग्लव्स आपका पूरा स्टेरिलाइज्ड ग्लव्स आप पहने हुए हैं। उसके बाद स्टेरिलाइज्ड कॉटन वो डब्बे में आता है, उसको इस तरह से पकड़ते हैं, फिर निकालते हैं, फिर उसके सहारे ऐसे ऐसे क्लीन करके फिर इसको फेंक देते हैं। और इसको क्लीनिंग करते वक्त सिर्फ कॉटन से क्लीन करने से नहीं होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1 ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 1%, फ्रेशली प्रिपेयर्ड 1% सिल्वर नाइट्रेट, अभी फ्रेशली प्रिपेयर किया गया 1 ड्रॉप को कॉटन में ले लिया जाता है। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे करके बच्चे का क्लीन किया जाता है कि ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन उसको ना हुआ रहे। अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन, एक तरह का इन्फेक्शन होता है, वो सब ना हो, खैर वो अलग बातें हैं। तो इतना तक आप लोग जान जाइए। उसके बाद हो गया केयर ऑफ स्किन। केयर ऑफ स्किन, अब बच्चे का आँख तो साफ हो गया, अब पूरा बॉडी क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि बॉडी में क्या लगा रहता है, मेकोनियम, बच्चा उस टाइम डिलीवरी के टाइम तो स्टूल भी पास कर देता है, और एमनियोटिक फ्लूइड तो रहता है, ब्लड क्लॉट्स रहता है, ये सब बॉडी में लगा रहता है। तो बच्चे को वो क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, सोप, माइल्ड सोप से और वार्म वाटर, हल्का गर्म पानी, एकदम ठंडा पानी से हम नहीं दोगे, बच्चा अंदर रहता है ना, जैसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस मैंने कहा था, तो यहाँ पर हम लोग हल्का गर्म पानी, एकदम मतलब हल्का मतलब एकदम स्किन को बच्चे के लिए जितना हो सके मतलब उससे बच्चे को नहलाया जाता है। आयुर्वेद में फिर तेल से एक तेल का मसाज किया जाता है। खैर ये आप लोग को ऐसे ही बता रही हूँ कि तेल का एक मसाज, हल्का सा ऑयल लगा दिया जाता है। ये आप लोग बोलिएगा नहीं, आप बोलिएगा कि सोप और माइल्ड वार्म वाटर से क्लीन किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। तो टेम्परेचर देखिए, वो बच्चे को नहलाने के बाद पूरा कपड़े में इस तरह से सुंदर से रैप करके ऐसे डॉल की तरह दे देते हैं। तो वो टेम्परेचर में पहले तो जो बच्चा हेल्दी हो उसका टेम्परेचर ऐसे ही मेंटेन हो जाता है। और जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं, जो अपने समय से पहले डिलीवर्ड हो जाते हैं, उनका केयर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रिस्क ग्रुप में आते हैं। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको इंक्यूबेटर में, देखिए ना, एक बच्चा रहता है, एक लाइट ऐसे रहता है, नीला रोशनी रहता है, ऐसे उसके अंदर रखा जाता है कुछ दिनों तक बच्चे का मेंटेन, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही वीक होता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है, मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, बच्चा के साथ माँ का कनेक्शन ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू होता है, इसको कहते हैं बॉन्डिंग, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिशेस मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप नोन एज बॉन्डिंग, इसी को बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो माँ का जो फर्स्ट मिल्क निकलता है, पहला जो मिल्क सिक्रेशन होता है, वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं, तो थोड़ा सा कलर में थोड़ा वाइट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो जिनको पता नहीं होता वो सोचते हैं कि कुछ गंदा दूध निकल रहा है, तो वो फेंक देते हैं। नहीं, वैसा नहीं है, वो मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है, जो कि कई हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने में बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो जो फर्स्ट मिल्क होती है उसको कहते हैं कोलोस्ट्रॉम, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो वो कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल का कॉम्पोजिशन में क्या रहता है, तो बोलोगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है, जो कि हमारे बच्चे के शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ न्यूनेट। अब तो बच्चे को सब क्लीन कर दिए, अच्छे से हो गया। अब बच्चे को थोड़ा सा देखना भी ज़रूरी है कि बच्चे को एग्जामिन करोगे कि हाँ कुछ है कि नहीं, किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन। तो उसमें पहले बच्चे का क्या देखना होगा कि बच्चे का किसी भी तरह का बर्थ इंजरी हुआ है। बहुत टाइम मैंने कहा ना कि एपिशूजमी लगाते वक्त जो बहुत एक्सपर्ट नहीं है तो वो लोग हल्का सा इंजरी दे देते हैं। किसी टाइम होता है कि बच्चा बीच में अटक जाता है, तो फॉरसेप्स डिलीवरी ऐसे ही होता है, चिमटी की तरह होता है, इस तरह से पकड़ के ऐसे खींच के बच्चे को निकालना, कुछ कर नहीं सकते उस सिचुएशन में, वैसा करके निकालना पड़ता है। नहीं निकालेंगे तो बच्चे का भी डेथ हो जाएगा, मदर का भी डेथ हो जाएगा। तो वो सब जो आप आर्टिफिशियल वे में बच्चे को ऐसे करके निकाल रहे हो, तो उसमें किसी भी तरह की इंजरी हो सकती है। तो उस तरह की कोई होगी 100% नहीं, लेकिन हो सकती है, इसलिए आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरह की एनोमलीज, मतलब जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चे की रिफ्लेक्सेस, बच्चा ठीक से रिस्पॉन्स कर रहा है ना, उसको बच्चे को देखने बोलो, ऐसे नहीं बोलते हैं
पैर में इस तरह से पैर के माने फीट पे सोल जो है उसमें ऐसे करके रिफ्लेक्सेस हम लोग चेक करते हैं कि बच्चा ठीक ठाक है ना, सब कुछ कर रहा है ना। उसके बाद बच्चे का वेट, इसके साथ साथ बच्चे का वेट देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी लेंथ कितनी है। अब हाइट तो देखेंगे नहीं, बच्चा तो ऐसे खड़ा नहीं हो जाएगा। तो बच्चा जो पैदा होता है उसको बोलते हैं उसकी लेंथ देखा जाता है। कभी हाइट मत बोलना, क्योंकि कब कोई भी एक्सटर्नल आएंगे तो बोलेंगे क्या आप बच्चे को ऐसे खड़ा करके बच्चे खुद से खड़ा हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं बच्चे का लेंथ देखना। बच्चे का लेंथ देखते हैं, उसके हेड सर्कमफेरेंस देखते हैं, मतलब ऐसे टेप से मापा जाता है हेड सर्कमफेरेंस। उसके चेस्ट सर्कमफेरेंस जैसे टेलर करते हैं ना, उस तरह से चेस्ट सर्कमफेरेंस देखा जाता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें बच्चे का देखा जाता है, कि चेक किया जाता है कि बच्चे का, वो सब भी नोट डाउन करना पड़ता है कि बच्चे का इतना है और बच्चे का इतना है। अच्छा, अब उसमें भी बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ रिस्क ग्रुप वाले बच्चे होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि रिस्क ग्रुप में मान लो कि जिनका बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट बच्चे का, जो बच्चा पैदा होता है वो कम से कम 2.5 kg होना चाहिए, 2.5 किलो का कम से कम होना चाहिए। उससे नीचे होने पे क्या बोलते हैं? अंडर वेट, लो बर्थ वेट बेबी, ऐसे नॉन लोकल लैंग्वेज में अंडर वेट बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग के लैंग्वेज में बोलेंगे तो लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं, कि 2.5 से उनका कम है। तो जिनका 2.5 से कम है वो लोग भी रिस्क ग्रुप में आते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी वाले जो बच्चे होते हैं, जिनके जुड़वा बच्चे होते हैं, वो बच्चे भी रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बर्थ के बाद बच्चा होने के बाद कुछ महीने में बच्चे का धीरे धीरे वेट गेन करता है ना। पहले में जितना वेट रहता है, फिर कुछ दिन बाद वेट थोड़ा हल्का सा कम होती है, फिर वापस हर महीने उसका वेट बढ़ता जाता है बच्चे का। तो अगर कोई बच्चे का आप देख रहे हो कि वेट गेन ही नहीं हो रहा है, तो वो भी रिस्क ग्रुप में आएगा। अगर बच्चे को किसी भी तरह की प्रोटीन एनर्जी, PEM प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन रहा, तो वो भी रिस्क ग्रुप में आ गया। बच्चे को बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, या मदर क्या है, मदर वर्किंग है, तो मदर वर्किंग होने पे नेचुरली बच्चे को फीड प्रॉपर्ली नहीं करवा पाती हैं, तो वो भी केस में बच्चा एक रिस्क ग्रुप में रहता है। क्योंकि बाहर का दूध पिएगा, दूध कैसे, आप कौन सा दूध दे रहे हैं, दूध उसको वो डाइजेस्ट कर पा रहा भी है कि नहीं, या बनाते वक्त देते वक्त कितना आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, उससे भी बच्चे को इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती हैं। तो ये सब मिलाकर इस तरह के बच्चे जो होते हैं, ये सब बच्चे सब रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मैम एक कलर की बात बता रही थी, तो वो जॉन्डिस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बोलता है जॉन वही जॉन्डिस वाला बेटा, बहुत लोग, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन 1-2 दिन बाद उनकी SGPT SGOT बढ़ा रहता है। तो उसके लिए अलग से फिर वो, जैसे वो एक रे होता है, रे देकर उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। हर बच्चे का होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अभी बच्चों को देखा जाता है कि जॉन्डिस की प्रॉब्लम आ जाती है। अब मेरे मेरे फैमिली में मैंने एक बच्चे को देखा है, तो SGPT SGOT बढ़ा हुआ था। 2 दिन तक वो लाइट के नीचे रखे, तीसरे दिन फिर वो टेस्ट किए तो बच्चे का ठीक आया, तो फिर हो गया। ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे का फीडिंग के लिए आप मैं तब से बोले जा रही हूँ कि 6 मंथ्स तक, अप टू 6 मंथ्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। तो क्यों ब्रेस्ट फीडिंग को इतना प्रायोरिटी क्यों दिया जा रहा है? उसके मैम इम्यून सिस्टम। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग को क्यों इतना प्रायोरिटी दिया जा रहा है, आप बता सकते हो? इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। मैम तो इतने इसमें कुछ छोटे एज में डाइजेस्ट हाँ कुछ कर नहीं सकता। हाँ, वही सब चीज़ें हैं। कुछ पॉइंट्स है। पहले तो सबसे पहला बात है कि मदर्स मिल्क सेफ होता है, क्लीन होता है, और इजीली चीप होता है। मतलब बहुत, जैसे बाप तो देखे हो, जितना भी सेरेलैक, क्या बोलते हैं उसका नाम भी मैं, लैक्टोजेन वगैरह जो ब्रांडेड कंपनी वाले आते हैं, वो सब कम से कम 250, अभी तो पता नहीं, 250-300 रुपये, अभी तो और भी रेट शायद बढ़ गया है। तो काफ़ी कॉस्टली होता है, और एक डब्बा कितना दिन चलेगा, हार्डली वन, बहुत अगर पतला करके भी अगर बच्चे को दूध दे रहे हो तो 1 महीना। तो ये सब जो नॉर्मल डिलीवरी, जो मतलब हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है।
तो एक तो सेफ है, मदर्स मिल्क चीप है, क्लीन है और उसके साथ इजीली और एक डाइजेस्ट भी हो जाता है। दूसरी बात है डिजायर्ड टेम्परेचर में भी रहता है, ठीक है। जितना टेम्परेचर मतलब बिल्कुल ठंडा भी नहीं होता है और बहुत गर्म भी नहीं, जितना बच्चे के लिए एक मिल्क की जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतने टेम्परेचर में मदर्स मिल्क रहता है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि बच्चा जब पैदा होता है और पहले के जो कुछ मंथ्स होते हैं, फ्यू मंथ्स, उसको जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए खाने के साथ और उनके आहार के साथ, आहार मीन्स तो यहाँ मिल्क ही रहेगा, तो उनके दूध में जो जो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, जो जो उनके बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरा आपको मदर्स मिल्क में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि इसमें जैसे मैंने कहा था रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, और लाइसोसोम रहता है और लैक्टोफेरिन भी रहता है इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, बस याद रखिएगा। उसके साथ बताया गया है कि ये जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ये माँ और बच्चे का एक रिलेशन, जो बॉन्डिंग वाली रिलेशन होती है उसको और बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सब कारणों से मदर्स मिल्क को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन आर्टिफिशियल फीडिंग भी हम लोग देखे हैं, तो आर्टिफिशियल फीडिंग कहाँ कहाँ दी जाती है, जैसे कि माँ बच्चा पैदा हुआ, मदर का डेथ हो गया, ठीक है, या मदर वर्किंग है, या मदर का मिल्क सिक्रेशन हो ही नहीं रहा है, बहुत टाइम कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना कि जितना मिल्क चाहिए वो सिक्रेशन हो ही नहीं रहा है, मदर को प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे, बच्चे को तो भूखा नहीं रखेंगे हम लोग, उस टाइम तो बच्चे को खाना तो देना ही होगा, मतलब उसकी डाइट तो देनी होगी, तो मिल्क उसको फिर आर्टिफिशियल दी जाती है। आर्टिफिशियल में जैसे ड्राइड मिल्क, सूखा जो दूध वाला पाउडर होता है वो देते हैं, या फॉर्मुलेटेड मिल्क होता है वो देते हैं। मैम लेफ्ट कर गई। है तो पुराना है तो इसको आप लोग फॉलो नहीं करोगे, और आपकी ड्यूटी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आप लोग ओके मैम। एक